नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एमएस एकेडमी में, जहां हम लोग फिजिक्स की स्टडी करते हैं। यदि आपको याद हो, इफ़ यू हैव गॉन थ्रू द लास्ट वीडियो, हमने डिस्कस किया था वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट वाज द सेल्फ इंडक्टेंस। हालांकि ईडी करंट के भी फायदे और डिसएडवांटेजेस के बारे में हमने डिस्कस किया था, लेकिन जो मेन फोकस ऑफ डिस्कशन था दैट वाज द सेल्फ इंडक्टेंस। तो हमने सेल्फ इंडक्टेंस को हमने बताया था एल से डिनोट करते हैं, जिसकी यूनिट हेनरी होती है। और बताया था हमने प्रॉपर्टीज जो है किसी भी कॉइल की एक प्रॉपर्टी होती है। सो सेल्फ इंडक्टेंस इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द चेंज इन द करंट पासिंग थ्रू और फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। कोई भी अपना कॉइल है, सपोज करिए दिस इज द कॉइल, इसमें कोई आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो अगर हो रही है तो ये प्रॉपर्टी है सेल्फ इंडक्टेंस, इस कॉइल की वो प्रॉपर्टी हो जाती है जिससे इसमें फ्लो होने वाली करंट में यदि कोई हम वेरिएशन लाते हैं, यदि अप या डाउन लाते हैं, तो होता क्या है, इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। मैंने डिटेल में लास्ट वीडियो में बता रखा है, और वो इसका अपोज करता था। ये था पॉइंट ऑफ डिस्कशन एज फार द लास्ट वीडियो इज कंसर्न। नाउ मूविंग अहेड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस इन टुडेज वीडियो। जो आज का डिस्कशन का पॉइंट है वो है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आप हेडिंग पुट कर सकते हैं, पुट द हेडिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसके बाद हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करने के बाद जो है हम लोग थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल लगाएंगे। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है, किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, तथा म्यूचुअल इंडक्टेंस यदि दो कॉइल लेते हैं, दो सोलेनॉइड ले लेते हैं, तो म्यूचुअल जो है कि इंडक्टेंस वहाँ जो है कम इन टू प्ले होता है। तो we will be discussing about that also in the upcoming video. So for the time being, let us discuss about the mutual inductance. Mutual inductance क्या है? जिस प्रकार से सेल्फ इंडक्टेंस में आपने देखा किसी एक पर्टिकुलर कॉइल में करंट फ्लो हो रहा था और इस करंट में वेरिएशन की वजह से इसी कॉइल में एक ईएमएफ उत्पन्न हो रहा था, एंड दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ वाज अपोजिंग द चेंज ऑकरिंग इन द करंट। मैंने बताया था वो था सेल्फ इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या कहता है कि अपने पास एक कॉइल है और अपने पास एक और कॉइल है। ये तो एक कॉइल है, दिस इज वन कॉइल, एंड along with फर्स्ट कॉइल, सपोज करें दिस इज C1 कॉइल 1, वी हैव अनदर कॉइल C2। हमारे पास एक दूसरा भी कॉइल है जिसे हमने C2 का नाम दिया है, और ये वाला कॉइल C1 है। तो C1 और C2 ये दोनों इस प्रकार से हैं कि जो C1 है हमने इसको एक पोटेंशियल दे रखा है, सपोज करिए, और इसमें हमने एक करंट फ्लो करने के लिए बाध्य किया है, यानी सम अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग। सपोज करिए अपने पास एक रियोस्टेंट है, ठीक है, हमने लगा रखा है, और इसके वेरिएशन की वजह से जो है हम लोग रियोस्टेंट की वैल्यू बदल सकते हैं। यानी कि क्या कर सकते हैं हम लोग, यानी कि इस सर्किट में जो सर्किट का रेजिस्टेंस है हम चाहे तो बदल सकते हैं। यानी इस कॉन्टेक्ट पॉइंट को स्लाइड करके आगे पीछे ओवरऑल रेजिस्टेंस कैन बी चेंज्ड, और जब ओवरऑल इंपीडेंस चेंज होगा, इंपीडेंस क्या होता है एसी में हम लोग पढ़ेंगे, अभी समझिए रेजिस्टेंस ही, ठीक है। तो इंपीडेंस जैसे ही चेंज होगा, रेजिस्टेंस जैसे ही चेंज होगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट विल वेरी, यानी कि जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही थी इनिशियली उसमें वेरिएशन आएगा। देखिए करंट का ओम्स लॉ क्या कहता है, V = I × R। तो जैसे ही R बढ़ेगा I घटेगा, या R घटेगा तो I बढ़ेगा। दैट हैज टू हैपन। आपको भी पता है सर्किट में जो करंट फ्लो होने वाली है उसमें वेरिएशन तो आना ही आना है, यदि रेजिस्टेंस में हम लोग चेंज करते हैं तो होता क्या है, ये कॉइल एक है C1, दूसरा कॉइल है अपने पास, सपोज करिए ये कॉइल रहा, ये रहा C2, इसको हमने C2 नाम दे दिया है। तो जैसे ही कुछ अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो इन द कॉइल 1, द फ्लक्स विल लिंक टू द कॉइल 2। इसमें करंट फ्लो करेगा, इसमें फ्लक्स जनरेट होगा, और ये फ्लक्स इसको लिंक करेगा, और इसमें भी जो है यदि करंट को आप घटाते बढ़ाते हैं तो इसमें जो लिंक करने वाली फ्लक्स है फाई है उसमें चेंज आएगा, एंड ड्यू टू दैट रीजन ओनली, उसके वजह से क्या होगा कि इसमें भी एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, और उस ईएमएफ की वजह से यदि ये सर्किट क्लोज होता है तो करंट फ्लो करेगी, यदि सर्किट ओपन होगा तो केवल इंड्यूस ईएमएफ जो है उत्पन्न होगा, इंड्यूस होगा। बहुत लोग पूछते हैं क्या आता है, पहले करंट आता है कि पहले वोल्टेज आता है।
तो इंडक्शन में हम लोग क्या कहते हैं कि पहले वोल्टेज आता है बाद में करंट आता है। देखिए कैसे, क्योंकि जब इसमें वोल्टेज आया तब जाके सर्किट क्लोज रहा तो करंट फ्लो किया। यदि सर्किट ओपन रहता है तो भी वोल्टेज उत्पन्न होता है, इंड्यूस होता है, लेकिन करंट फ्लो नहीं होती। सो इफ समवन आस्क यू व्हाट डज कम अर्लियर, voltage or current, you can definitely answer like the voltage comes earlier, as because the current can flow only when the voltage is there, and if the circuit is open there will be no current but there will be the voltage. Are you getting the point? Yes. तो ये C2 रहा। तो मेरा ये सिस्टम समझाने का, ये पूरा निकाय समझाने के पीछे अभिप्राय ये है कि यदि हम सर्किट 1 जिसमें कंडक्टर 1 है, कॉइल 1 है, के जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें यदि हम चेंज करते हैं तो लिंकिंग जो फ्लक्स है, इससे जो फ्लक्स लिंक करता है, इस फ्लक्स में वेरिएशन आएगा। क्या आएगा? वेरिएशन। देयर विल बी द वेरिएशन इन द फ्लक्स। यदि हम बढ़ाते हैं तो फ्लक्स बढ़ेगा, आई का मान घटाते हैं तो फ्लक्स बढ़ेगा। यानी कि जो अपना आई है, यानी कि जो फ्लक्स है, ये करंट के प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आ रही है बात? यानी कि जैसे ही हम करंट बढ़ाएंगे फ्लक्स का मान बढ़ेगा, या जैसे ही हम फ्लक्स का मान, यदि हम करंट का मान घटाते हैं फ्लक्स का मान, लिंकिंग फ्लक्स का मान घटेगा। यानी कि फ्लक्स का बढ़ना और घटना सर्किट 1 यानी कॉइल 1 में फ्लो होने वाली करंट पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। नाउ व्हाट हैपेंस, यदि हम करंट को बढ़ाते हैं तो इसमें जो है ईएमएफ इस प्रकार से उत्पन्न होगा कि इस फ्लक्स का अपोज करे। यदि हम करंट को घटाते हैं तो इसमें ईएमएफ जो उत्पन्न होगा इस प्रकार से उत्पन्न होगा कि इसका वो सपोर्ट कर सके, जो भी ईएमएफ है उसको बरकरार रख सके। तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज वेरी सिंपल। तो हमें ये मिला कि यदि हम फ्लक्स बढ़ाना चाहते हैं तो हमें करंट बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम phi इज इक्वल टू m इंटू आई, ये होता है। तो जो m आता है इसी को बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस, या बहुत लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोई भी आप याद रखिए, इंडक्टेंस है, ठीक है। ये है जो पॉइंट आपको समझने का था। m क्या है? m इज द proportionality constant denoted by the capital M known as by the name of coefficient of mutual inductance, or simply you can say it is mutual inductance। ठीक है। म्यूचुअल का मतलब क्या है? म्यूचुअल आप बहुत जगह पढ़े हैं, फेसबुक पे भी आपने पढ़ा होगा। आपका कोई फ्रेंड सजेशन आता है, ये फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, आप देखते हो कितने म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। म्यूचुअल मतलब दो के बीच में, कितने हैं बीच में? दो के, मतलब म्यूचुअल है। या आपने देखा होगा, यह फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताया था, तो भी हमने बताया था कि जो है तीनों जो है फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड द थंब मस्ट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। या फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में भी हमने बताया था ये तीनों उंगलियां म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली माने ये इससे परपेंडिकुलर, ये इससे परपेंडिकुलर और ये इससे परपेंडिकुलर। तो म्यूचुअल का मतलब इसके वजह से इसमें और इसके वजह से इसमें जो है एक जो है ईएमएफ डेवलप होगा यदि लिंकिंग फ्लक्स में चेंज होता है। एक बात याद रखिएगा, बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ तो केवल म्यूचुअल ही होगा। अलॉन्ग विद द म्यूचुअल देयर विल बी सेल्फ इंडक्टेंस एज वेल। ये जो फ्लक्स है इसके फ्लक्स में इसको खुद को भी तो लिंक करेगा, और जैसे ही लिंक करेगा दैट मीन्स इसमें भी एक ईएमएफ जो है डेवलप होगा। वो सेल्फ इंडक्टेंस है जिसका डिस्कशन जो है हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अभी जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस है, यानी इस कॉइल में फ्लक्स जो है लिंक कर रहा है इस कॉइल को। ड्यू टू द चेंज इन द फ्लक्स देयर इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड, एंड दिस ईएमएफ में लीड टू फ्लो इन द फ्लो ऑफ द सर्किट, यानी कि लीड टू फ्लो ऑफ द करंट इन द सर्किट। इसके वजह से इसमें करंट फ्लो हो सकता है। यदि ये ओपन रहता तो क्या होता? यदि ये ओपन रहता तो इसमें करंट फ्लो नहीं होती, वोल्टेज तो डेवलप होता ही होता। तो ये चीज है जो आपको समझ में आना चाहिए। फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इक्वल टू एम आई। तो जो m है, दिस m इज नोन एज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? म्यूचुअल इंडक्टेंस। अच्छा ये बताइए, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन क्या कहता है? फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन तो ये कहता है ना, जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है E, वो डिपेंड करता है चेंज इन फ्लक्स पे, यानी माइनस n d phi by dt, यानी माइनस ऑफ d phi by dt, यानी ये चीज था। बिल्कुल n नहीं लिखा क्योंकि हमने कॉइल को एक ही मान रखा है, ठीक है। तो यदि फाई की जगह पे आप चाहें तो mi लिख सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में। तो E इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? माइनस d by dt ऑफ mi। बिल्कुल सही। यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ये जो है किसी दो की प्रॉपर्टी है, इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी है, ना कि किसी एक की प्रॉपर्टी है। इन पे और इन पे दोनों बातों पे डिपेंड करता है। और
किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है एम की वैल्यू और उनकी वैल्यू मैं डिस्कस करूंगा, बिल्कुल डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी देखिए E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और जो फाई है हमने बताया कि एम आई के बराबर होता है, तो ये वाला इक्वेशन यदि यहाँ पे आप पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ, E इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा माइनस ऑफ, ये देखिए m इज सपोज टू बी कांस्टेंट, I इज बीइंग वेरीड, I को हम चेंज कर रहे हैं तो I वेरिएबल है, यानी कि E इज इक्वल टू माइनस एम डी बाई डी टी ऑफ I, और डी आई बाई डी टी जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, E इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी। ठीक है, यदि आपको याद हो तो E इज इक्वल टू हमने क्या बताया था, E इज इक्वल टू माइनस एल आई, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। किसके लिए, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। म्यूचुअल के लिए क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी, दैट्स ऑल। ये चीज है, ये पॉइंट्स आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि आखिर म्यूचुअल इंडक्टेंस के वजह से जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है इसके में, यानी ड्यू टू द चेंज इन द करंट इन द सर्किट 1 the EMF is being produced in the circuit 2, then what is the magnitude of that EMF is given by the equation E is equal to minus m d I by dt. M is the mutual inductance, M को ही mutual inductance बोलते हैं, और जो है कि इसको क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं, और di by dt को क्या बोलते हैं, change in the current बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट इतना रहा, जो उम्मीद मैं रखता हूँ कि इतना पॉइंट सब क्लियर हो गया होगा आपको। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस। अगर अकेला कोई कॉइल है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का बात नहीं होगा, दो या दो से जो है अधिक होने चाहिए अपने पास जो है कॉइल। थोड़ा सा हम लोग केस को डिस्कस करते हैं कि इन विच केस द मैग्नीट्यूड ऑफ द जो अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो ज्यादा होगा, यानी कि किस दशा में जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगा। यदि आपको याद हो तो मैंने बता रखा था कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो दोनों पे डिपेंड करता है कि इन दोनों का ओरिएंटेशन कितना है, दोनों का शेप कितना है, दोनों में नंबर ऑफ कॉइल्स कितने हैं, एरिया कितना है, ये सारे पैरामीटर्स जो हैं वेरी कराते हैं। ठीक है, इन दोनों का पैरामीटर इन दोनों बातों पे डिपेंड करता है। तो यदि देखिए, यदि हमारा जो पहला कॉइल है इस तरह से है, देखिए ये पहला कॉइल है, ठीक, और जो दूसरा कॉइल है हमारा उसको हम इसी के ऊपर लपेट देते हैं, समझ पा रहे हैं आप बात को। ये दूसरा कॉइल है, ये C2 रहा, और ये जो है अपना ये C1 है, समझिए आप बात को। तो C1 में यदि हम करंट को वेरी करते हैं, C1 में करंट देंगे, फ्लक्स जनरेट होगा, करंट वेरी करेंगे। एक जो है यदि हम करंट वेरी करते हैं, सपोज करिए ये रहा अपना करंट, ये रहा रियोस्टेंट, ठीक है, और इसको हम लोग जोड़ देते हैं एक, ये रहा अपना पॉइंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, ये रहा आपका कनेक्टिंग पॉइंट रहा जो रेजिस्टेंस को वेरी कर सकता है, ये रियोस्टेट है, ठीक है, ये वोल्टेज रहा, ये प्लस माइनस। तो आप समझिए यदि हम रियोस्टेट को वेरी करके करंट को हम चेंज करते हैं, करंट के चेंज होने से ये म्यूचुअल इंडक्टेंस एक डेवलप हो जाएगा। जो कॉइल ऊपर से लपेटी गई है उस कॉइल में भी एक वोल्टेज ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम फ्लक्स में चेंज कर रहे हैं, और वो फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इसमें भी एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। एक कंडीशन ये रही, और उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये रहा कि अपना कॉइल यहाँ रहा जिसमें हम करंट और वेरिएशन ऑफ करंट को अंजाम दे रहे हैं, और जो दूसरी कॉइल है ठीक इसी के एक्सिस के ही, दोनों सेम एक्सिस को एक्सियल है, वही उसी एक्सिस में है, और ये रहा सपोज करिए ये अपनी दूसरा कॉइल है, ठीक है, ये दूसरा कॉइल, ये दूसरी कंडीशन रही। तीसरी कंडीशन ये हो सकता है कि ये रहा अपना कॉइल पहला वाला, और जो दूसरा कॉइल है उसको हम 90 डिग्री पर रख देते हैं यहाँ पे, यानी करीब करीब इससे 90 डिग्री पे इस तरह से चाहे तो हम रख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए दोनों कनेक्टेड नहीं। अभी आप समझिए, इन द केस 1 द मैक्सिमम फ्लक्स विल लिंक, ए में जितना यानी कॉइल 1 में जितना फ्लक्स डेवलप होगा उसका कितना भाग कॉइल 2 में हम इंड्यूस करा रहे हैं, कितना लिंक कर रहा है, तो वहां से एक टर्म आता है कोफिशिएंट ऑफ, जो है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं उसको? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। सपोज करिए ये पहले वाला का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो L1 है, सपोज करिए पहले वाले का L1 है और दूसरे वाले का L2 है, इजंट इट? यानी पहले जो इंडक्टर है सपोज करिए इसका L1 है, इसका L2 है, इसका L1 है, इसका L2 है, सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहा हूँ। L1 है, L2 है, L1 है, L2 है, सपोज करिए L1 है और ये L2 है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो कोफिशिएंट होता है वो ये कहता है, उसको समझिए, वो ये कहता है कि
जो अपना m हो जाता है, m इज इक्वल टू k अंडर रूट ऑफ L1 L2, यानी m इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L1 L2, और वो जो k है इसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। m को क्या बोलते हैं, L k को, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, थोड़ा सा आप समझने में समय लगेगा लेकिन समझ जाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसका कोफिशिएंट क्या है, के, यानी इसी को बोलते हैं कपलिंग, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। इसी को बोलेगा आपको कपलिंग 90% है, कपलिंग 80% है, कपलिंग 100% है। कपलिंग 100% का मतलब क्या हुआ, यानी कि लिंक, यानी कि कॉइल 1 में जितना फ्लक्स डेवलप हुआ 100% कॉइल 2 को लिंक किया, दैट इज कॉल्ड 100% लिंकिंग, या K इज इक्वल टू 1। K जो है, देखिए K की वैल्यू 1 से कम या 0 और 1 के बीच में हो सकती है, यानी K 0 और 1 के बीच में वेरी करता है, यानी कि डेवलप किया यदि फ्लक्स तो हो सकता है एक भी जो है फ्लक्स इससे लिंक ना करे, यानी K इज इक्वल टू 0। यदि जितना फ्लक्स डेवलप हुआ 100 वेबर और 100 वेबर इससे जो है लिंक कर गया, दैट मीन्स K इज इक्वल टू 1। यदि 50% केवल लिंक कर रहा है तो K इज इक्वल टू 0.5, ये होता है K का टर्म, ठीक है। इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ K। व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ K बोले कोई तो आप बोल सकते हो, द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ K इज दैट इट शोज the amount of flux linking to the coil 2 linking to the coil 2 produced in the coil 1, यानी coil 1 में जितना प्रोड्यूस हुआ फ्लक्स उसका कितना भाग, कितना हिस्सा, कितना प्रतिशत, कितना अनुपात में लिंक कर रहा है coil 2 में, वो बताता है आपका ये जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जो है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है। और K की वैल्यू जो अगर कोई पूछे तो K की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक वेरी कर सकती है, ठीक। कैसे याद रख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जिस प्रकार से 0 से 1 के बीच में वेरी करती है, ठीक उसी प्रकार से कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज आल्सो वेरिएबल बिटवीन 0 to 1, इट मे नॉट एक्सीड द वैल्यू 1, इट मे नॉट बिलो द पॉइंट 0, 0 से नीचे नहीं गिर सकता, यानी कि इधर प्रोड्यूस हुआ तो इधर नहीं प्रोड्यूस होगा, तो 0 से कम नहीं हो सकता। इधर 100 वेबर प्रोड्यूस हुआ और लिंक कर गया 100 का 100, तो 100% लिखेंगे, ठीक है। K को कभी कभी परसेंटेज में भी डिनोट करता है या कभी कभी 0 से लेकर 1 के बीच में भी डिनोट, परसेंटेज में डिनोट करेगा तो 0 से 100% के बीच में होगा, यदि डेसिमल में डिनोट करेगा तो ये 0 से लेकर 1 के बीच में वेरी करता है, दैट द पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो आप लिख सकते हो m इक्वल टू K अंडर रूट L1 एंड L2, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और डिस्कशन जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगा, जब आपको सोलेनॉइड लूंगा, सोलेनॉइड की वजह से सेल्फ इंडक्टेंस किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है ये बताया जाएगा, तथा म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 सोलेनॉइड लिया जाएगा, 2 इंडक्टर लिया जाएगा और उनके ओरिएंटेशन को बदल के दिखाया जाएगा। हालांकि ओरिएंटेशन बदल के मैं यहाँ दिखाने का थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ, एक झलक दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे और क्लास को बाइंड अप करेंगे। चलिए देखिए, आप समझिए, इन द फर्स्ट केस, दिस इज द केस 1, दिस इज द केस 1, ठीक है। इसको समझ में आया तो समझिए, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे। ये थोड़ा सा देना जरूरी था एक्चुअली, उम्मीद रखता हूँ समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। केस 1 को समझिए। केस 1 ये था कि ये जो है रियोस्टेट के वेरिएशन की वजह से इस सर्किट में हम करंट को वेरी कर रहे हैं, मतलब कि इसमें फ्लक्स चेंज होगा, तो ये जो ऊपर वाली कॉइल C2 है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2 मान रखा है उसमें भी चेंज होगा, यानी कि इसमें फ्लक्स डेवलप होगा, ईएमएफ डेवलप होगा, और यदि सर्किट क्लोज है तो करंट भी फ्लो करेगा। तो हम ये मानते हैं कि इस केस में जब किसी एक कॉइल के ऊपर ही दूसरी कॉइल को लपेट दिया जाए मैक्सिमम लिंकिंग होगी, यानी कि इस दशा में आप लिख सकते हो K इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, यानी कि लिंकिंग लगभग 100% होगी। 100 होगी नहीं कह रहा हूं, मतलब लगभग 100% होगी, ठीक है। देखिए, और जितना लीक कर जाता है, जितना नहीं करता है, उसको बोलते हैं लीकेज ऑफ द फ्लक्स। यानी कि सपोज करिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड, सपोज करिए 90% अपना फ्लक्स जो है यहां से उत्पन्न हुआ और 100% तो 100 में से 90 यहां लिंक कर गया। दैट मीन्स द पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है वो 0.9 है, ये 90% है, और जो लीकेज फ्लक्स है वो 10 है। समझ पा रहे हैं?
लीकेज फ्लक्स बड़ा ही अच्छा टर्म है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं आपको तो लीकेज फ्लक्स क्या होता है, तो लीकेज फ्लक्स आप लिख सकते हो। लीकेज फ्लक्स क्या होता है, तो लीकेज फ्लक्स इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स व्हिच इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल 1 बट डज नॉट लिंक टू द कॉइल 2। यानी इसमें प्रोड्यूस तो होता है लेकिन दूसरे कॉइल में लिंक नहीं करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। यानी वो लीक कर गया, यानी हट गया, इधर नहीं लिंक कर गया, लिंक किया। यानी कि यदि कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग K इक्वल टू 80 है तो कोएफिशिएंट ये लीक कितना किया 20%, यानी 80% लिंक कर गया तो लीक कर गया, 80% लिंक किया तो लीक कितना किया 20%। वेल होप यू आर कंफर्टेबल विद द लीकेज फ्लक्स एज वेल। तो लीकेज फ्लक्स का जो है अभी बहुत बड़ा ही स्कोप है लीकेज फ्लक्स का। ट्रांसफार्मर, जनरेटर जब भी आप पढ़ते हैं तो लीकेज फ्लक्स की वजह से जो है हमको पूरी सर्किट ही चेंज करनी पड़ती है, उसको दिखाना पड़ता है। खैर उतना नहीं हमें पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। अभी जितना समझना है, जितना एज मच इज सफिशिएंट फॉर यू, मैं उसको जरूर बताता हूँ, ठीक है। तो इस समय मैक्सिमम, इसको आप बोलिए केस 1 में, समझ गया। तो केस 1 के लिए आप क्या कर सकते हो कि इन द केस 1 द मैक्सिमम फ्लक्स विल बी लिंक्ड, तो K की वैल्यू मैक्सिमम होगी इस दशा में। चलिए दूसरी दशा की बात करिए, दिस इज द केस 2। तो दूसरे दशा की यदि हम बात करते हैं, केस 1 हो चुका है, केस 2 की यदि बात करें यानी इसकी बात करें तो कुछ फ्लक्स लिंक करेगा, यानी कि इधर लिंक करेगा, चूंकि कोएक्सियल है तो मैक्सिमम लिंक करेगा ही करेगा, लेकिन इसमें इससे कम लिंक करेगा। यानी कि इन द केस 2 की यदि बात करें तो जो लिंकिंग फ्लक्स है, यानी जो फाई लिंकिंग है वो लेस होगा केस 1 की अपेक्षा। समझ पाए बात को, यानी कि फ्लक्स केस 1 में जो फ्लक्स लिंक कर रहा था उसकी जो अमाउंट है इससे जो है ज्यादा होगी, यानी इसमें कम लिंक करेगा, इसमें जो है कम फ्लक्स लिंक करेगा। तीसरे की दशा में देखिए तो तीसरे में क्या हो रहा है, तीसरे में बहुत ही कम, यानी कि ओरिएंटेशन भी अलग है। देखिए ओरिएंटेशन तो बिल्कुल अलग है, इसका तो एकदम सेम ओवरलैप कर रहा था, इसका कोएक्सियल था, एक ही एक्सिस पे था, इसका तो ओरिएंटेशन ही अलग है, ये अलग एक्सिस पे जा रहा है, ये अलग एक्सिस पे जा रहा है। तो दिस इज द मिनिमम, इसमें मैक्सिमम लिंकिंग होगी, इसमें मिनिमम लिंकिंग होगी, मैक्सिमम लिंकिंग और इन दोनों के बीच का। तो केस 1 की बात करें, केस 1 के बीच में मैक्सिमम लिंकिंग होगी, याद रखिएगा। केस 1 में मैक्सिमम लिंकिंग, केस 2 में, केस 3 में देखिए, केस 3 में मिनिमम लिंकिंग। समझिए बात को, केस 1 में मैक्सिमम लिंकिंग होगा जब एक ही के ऊपर एक को हम ओवरलैप कर दें, मैक्सिमम लिंकिंग हो गया। मिनिमम लिंकिंग कब होगा, जब उनके ओरिएंटेशन को 90 डिग्री पर रख दें तो मिनिमम लिंकिंग होगा। समझिए बात को। तो केस 3 में मिनिमम लिंकिंग, केस 1 में मैक्सिमम लिंकिंग। व्हाट अबाउट द केस 1, व्हाट अबाउट द केस 2? सो द केस 2 हैज टू बी अंडरस्टूड लाइक, इन द केस 2 the circuit 1 is producing some amount of flux and it is being linked to the circuit 2. That means not all but some amount of current, some amount of flux will be linked to the coil 2. यानी case 2 lies between case 1, ये case 1 से कम होगा लेकिन ज्यादा होगा case 3 से, यानी कि case 3 से ज्यादा लिंक करेगा लेकिन case 1 से कम लिंक करेगा। इस बात को आपको समझना है, बड़ा ही जरूरी है इन बातों को समझना। तो उम्मीद रखता हूं म्यूचुअल इंडक्टेंस से आप रूबरू हो चुके हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, इसको निकालते कैसे हैं और किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। इंडक्टर के केस में जो है, सोलेनॉइड के केस में हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आपको कमिंग डेज, टुमारो यू आर गोइंग टू गेट द सेल्फ इंडक्टेंस एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंडिंग पैरामीटर्स। कौन कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं इनको आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और वंडरफुल न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अभी मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूँ, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करूंगा, ठीक है। चलिए तो एक न्यूमेरिकल लिखिए आप। चलिए ये रहा प्रश्न आपके लिए, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि एक करंट है 10 एम्पियर की है, यानी कि एक करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्राइमरी ऑफ अ सर्किट इज रिड्यूस्ड टू 0 एम्पियर विद अ यूनिफॉर्म रेट इन 10⁻³ यानी कि 1 मिली सेकेंड में 10 एम्पियर करंट को घटा के 0 एम्पियर कर दिया जा रहा है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी m की वैल्यू दे रखा है आपको 3 हेनरी, बताया था m की वैल्यू 3 हेनरी दे रखा है क्वेश्चन में। व्हाट इज द
इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी। आपके पास दो कॉइल है, सपोज करिए ये अपने पास एक कॉइल 1 रहा और एक और कॉइल है, सपोज करिए ये कॉइल 2 रहा, ठीक है। कॉइल 1 में जो है सर पहले 10 एम्पियर फ्लो हो रहा था, यानी जो I1 है वो I1 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है। कह रहा है कुछ समय बाद उसको 0 कर दिया गया घटा के, कितने समय बाद, यानी चेंज दे रहा है आपको, चेंज कितना dt दे रहा है 10⁻³ सेकेंड, इतना समय बाद जो है 10 एम्पियर करंट को 10 एम्पियर फ्लो हो रही थी उसको घटा के हमने कितना कर दिया 0 एम्पियर कर दिया। तो अब बताइए इसमें ईएमएफ जो डेवलप होगा वो कितना डेवलप होगा। देख रहे हैं इसमें एक्चुअली कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है, कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, लेकिन इसमें जो है सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है क्यों, क्योंकि ईएमएफ डेवलप हो रहा है, सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो हो सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी है, इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। और इसी प्रॉपर्टी पे और यही है प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर, यहीं से ट्रांसफार्मर काम करता है। तो जैसे हम ट्रांसफार्मर बताएंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस पे फिर से एक बार आएंगे। तो चलिए ये रहा आपको और पूछ रहा आपको कि 3 हेनरी जो है आपको m की वैल्यू दे रखा है आपको 3 हेनरी। अब यदि आपको फार्मूला याद है तो काम सब बन जाएगा, E = माइनस D = माइनस ऑफ m, यदि आपको याद हो तो di/dt था, यही फार्मूला हमने डेराइव करके आपको दिया था। यानी चेंज इन करंट विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टाइम मल्टीप्लाइड विद द म्यूचुअल इंडक्टेंस गिव यू द अमाउंट ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी ऑफ द कॉइल। तो कॉइल के सेकेंडरी में कितना करंट कितना ईएमएफ डेवलप होगा इस बात को हमने पता लगा लिया। आइए थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। कह रहा है कि 10 एम्पियर के करंट को हमने घटा दिया, इतना कर दिया। तो यहाँ पे यदि आप रखते हैं तो चेंज इन करंट कितना हो जाएगा, DI कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी I फाइनल माइनस I इनिशियल, ठीक है। I फाइनल माइनस I इनिशियल जैसे ही आप करोगे आपको मिल जाएगा 0 - 10 = -10 एम्पियर, ये इतना हो गया। अब इसमें रख दीजिए, सीधे सीधे इस इक्वेशन में रखिए, ऑल द वैल्यूज आर गिवन नाउ। सो E = -m, m की वैल्यू 3 दे रखा था, d∅/dt, di/dt, di की वैल्यू -10 दिया है, अपॉन dt की वैल्यू दे रखा है 10⁻³ ये देखिए ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको 30, यानी आपको मिल जाएगा यहाँ से 30 × 10⁻³ यानी कि जब इसको हल करेंगे आपको मिलेगा 3 × 10⁻⁴ और वोल्ट मिलेगा। क्यों, क्योंकि ईएमएफ एक वोल्टेज होता है, एक विभव होता है, एक विभवांतर होता है, एक वोल्टेज होता है। यानी कितना वोल्टेज डेवलप हुआ, जैसे ही हम प्राइमरी की करंट को 10 से 0 एम्पियर कर दिए 0.001 सेकेंड में, तो उतने ही समय में जो है हमको मिल गया ईएमएफ कितना डेवलप हो गया 3 × 10⁻⁴ वोल्ट। और ये हुआ क्यों, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू 3 हेनरी थी। यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस को और बढ़ा दिया जाए तो ईएमएफ डेवलप और बढ़ जाएगा। 3 की जगह वो 4 रख दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये 40,000 हो जाएगा, आई थिंक, यस 40,000 हो जाएगा। तो ये रहा ईएमएफ का कमाल, समझ पा रहे हैं आप। ये इसमें हमने करंट दिया, इसमें करंट चेंज किया, वोल्टेज इसमें डेवलप हुआ, सर्किट क्लोज होता तो इसमें करंट फ्लो होता है। इसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं ट्रांसफार्मर का। वी विल डिस्कस लेटर। होप आप इससे कंफर्टेबल हैं। क्वेश्चन कैसे लगता है, इससे भी आप कंफर्टेबल हो चुके होंगे। कोई भी डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस रखिए ताकि रोज शाम 6 बजे आप MS Academy में हमसे जुड़ सके। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।